पेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज और इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप स्टोरी आज यहां पर एग्री स्पेस से है, जहां पर सरसों पर सख्ती के बाद अब सरकार ने खाने के तेल और तिलहन पर सख्ती बढ़ा दी है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने स्टॉक को लिमिट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जहां कच्चा तेल लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं सोने में लगातार कमजोरी है। ऐसे में इन दोनों पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल बांग कमोडिटीज के कुणाल शाह, LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। साथ ही बात करेंगे चीनी पर, वहां पर आपकी क्या रणनीति हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब बड़ा डेफिसिट होने की बात होने लगी है। इस पर बात करने के लिए आहिस्ता के प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी, क्योंकि खाने के तेल और तिलहन पर सरकारी सख्ती हमने आते हुए देखी है। इस पर राय देने के लिए हमारे साथ हैं GGN रिसर्च के नीरव देसाई। नीरव नमस्कार, कैसे देखते हैं आप? सरकार ने वेरियस स्टेप्स यहां पर उठाए हैं भावों को कंट्रोल में करने के लिए। पहले हमने यहां पर चाहे वो मस्टर्ड के बैन हो, चने में बैन पहले ही लग चुका था, और अब जिस तरह की स्टॉक लिमिट यहां पर खाने के तेलों में की जा रही है, जहां पर राज्य अपने आप से यहां पर कॉल्स लेंगे। इनिशियली आप इसे कैसे देखते हैं? किन स्टेट्स में हम यहां पर स्टॉक लिमिट आता हुआ देखेंगे? नहीं जी, देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्राइस एस्केलेशन से, हायर प्राइजेस से चिंतित है और इसलिए सरकार अलग अलग तरीके के स्टेप्स ले रही है। तो इसमें जो स्टॉक लिमिट वाली बात है, इसमें हर एक स्टेट पे डाला है और आई थिंक हर एक स्टेट इस पे एक्ट करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। साथ ही में ऐसा भी है कि कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे आज सोयाबीन MP में बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और ऑलरेडी गवर्नमेंट के काफ़ी नॉलेज में है कि ये यहाँ के बहुत फार्मर का बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कि इस हार्वेस्ट सीजन में तो बहुत जल्दी से इस पे स्टॉक लिमिट्स नहीं आ सकती, पर जिन प्रोडक्ट्स का हार्वेस्ट हो चुका है, जिसमें किसान ने 70-80% माल बेच चुका है, उन स्टेट्स में इस पे कुछ आ सकता है। बट देखने का ये रहेगा कि कौन सा इंडिविजुअल स्टेट क्या चीज़ का स्टेप लेता है। तो एज ऑफ नाउ इसमें इमीडिएट मूवमेंट नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में जरूर इसका असर आएगा। और इसमें ये भी रहेगा कि स्टॉक लिमिट में जो मिलर है या प्रोसेसर है, उसको लास्ट 2-3 साल में एक जो उसका एवरेज या हायर साइड का क्रशिंग रहा है, उसका 1.5 महीने का स्टॉक, 1 महीने का स्टॉक, ऐसा मैकेनिज्म भी बना जाएगा जिसके ऊपर से निर्धारित किया जाएगा कि भाई किस तरीके का या कितनी क्वांटिटी का वो स्टॉक रख सकता है। पर ये जरूर है कि एक डिस्करेजमेंट रहेगा कॉर्पोरेट स्टॉकिस्ट के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बहुत ज्यादा इस पे करे, और एक जनरल स्टॉकिस्ट भी बहुत हायर क्वांटिटी में स्टॉक करने के इच्छुक नहीं रहेगा इस चीज की। नीरव, किस तरह का इम्पैक्ट आप फिर प्राइसेस में आता हुआ देखते हैं? एक नीजोक रिएक्शन तो क्लियरली हमने यहाँ पर बनते हुए देखा है, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत सारी डिटेल्स की अभी भी इंतजार है कि कौन सी स्टेट करती है, कितना माल किसके पास पड़ा हुआ है, हार्वेस्ट सीजन है, किसान के लिए ये सही डायरेक्शन या सेंटिमेंट नहीं लेता हुआ नजर आएगा। तो कितना समय लगता है आपको ये ऑन ग्राउंड होने के लिए, और क्या इम्पैक्ट देखेंगे प्राइसेस पे? आई थिंक इम्पैक्ट तो नीजर जो स्टॉक लिमिट का आना था वो आ गया है। इसके बाद किस स्टेट में किस प्रोडक्ट पे कैसा स्टॉक लिमिट आता, उस पे उसका रिएक्शन आएगा। पर सामने एक चीज है कि जो मैंने आपको बोला कि कॉर्पोरेट स्टॉकिस्ट या जनरल स्टॉकिस्ट एक क्वांटिटी से ऊपर स्टॉक करने में थोड़ा सा इससे झिझकेगा। इसके लिए एक हम देखेंगे कि एक जनरल स्टॉकिस्ट जो विदाउट ट्रेड, मतलब एक आज क्रशर प्रोसेसर तो एक स्टॉक लेके चलता ही है, पर एग्री कमोडिटीज में स्टॉकिस्ट भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइजेस को सपोर्ट करने में और एक स्टॉकिंग करने में। तो वो मुझे लगता है कि इस बार शेयर ऑफ स्टॉकिस्ट रिड्यूस होगा सारे ऑयल सीड्स में। यानी कि एक इम्पैक्ट यहाँ पर हम मार्केट्स में जरूर आता हुआ देखेंगे। जी दीपाली। जी, इनफैक्ट कुणाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा जी, उनका भी प्राइस व्यू ले लेते हैं, उसके बाद शुगर पर फोकस करेंगे। कुणाल जी, आपने नीरव जी के साथ पूरा कॉन्वर्सेशन सुना भी। ऑलरेडी हमने देखा था कि जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड हो रहे हैं। अब इस डेवलपमेंट के बाद थोड़े सॉफ्ट जरूर होंगे। प्राइस वाइज आपका आउटलुक क्या है? आई थिंक अभी जो फिलहाल एनर्जी मार्केट में क्राइसिस चल रहा है, उससे ग्लोबली बहुत बड़ा बूस्ट मिला है एडिबल ऑयल के प्राइस को। बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ जाएगी और यही सब डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई साइड पे कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है ग्लोबल फ्रंट पे। तो इसी के कारण एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में हमको थोड़ा जब लगता है कि यहाँ से प्राइसेस नीचे आने वाला, और इमीडिएटली वहाँ से एक स्पॉट देखते हैं। अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में मलेशिया का पाम ऑयल का भी सिनेरियो देखिए तो कोई बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है।
तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बहुत लंबी तेजी तो नहीं, बट और 3 से 4% की अपसाइड मौजूदा स्तरों से ब्रॉडली ऑल एडिबल ऑयल्स में आपको देखने मिल सकती है। ऑलराइट, ये तो बात हुई एडिबल ऑयल की। नीरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो क्लियरली बड़ी स्टोरी है, लेकिन जैसे नीरव और कुणाल दोनों ही कह रहे हैं कि वो एक डेवलपिंग स्टोरी भी है, आगे जाके देखना होगा क्या होता है। लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर अभी भी सपोर्टिव हैं, बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन इन स्तरों से नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि चीनी यहाँ पर कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है कि 4 साल के हाईज पर यहाँ पर भाव है, लेकिन भारतीय बाजारों में त्योहारी मांग हमने अभी भी बहुत ज्यादा पिकअप होते हुए नहीं देखी। आइसा के प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ अब जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल मांग को, और दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस को। अंतर्राष्ट्रीय प्राइस तो काफी अच्छे रहेंगे। वैसे जो 32 के नीचे के प्रोडक्शन की एस्टीमेट जो ब्राजील की थी, वो भी सबका व्यू 32 पे आ गया है। पर जो गल्फ कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को अगर शुगर ब्राजील से लानी है तो उनको टाइम काफी लगता है, और एक्सेस जो डेफिसिट वर्ल्ड मार्केट में है वो एक्सेस इंडिया के पास है। इस वजह से इंडिया का 6 मिलियन टन का जो सब्सिडी के साथ का कोटा था, वो होने के बाद 30 सितंबर तक उसमें से 12 लाख टन चीनी और भी गई है जो विदाउट सब्सिडी गई है। अगर हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें 42.5 मिलियन टन हमारे पास ये था अवेलेबिलिटी। उसमें से 34 डिस्पैचेस हुई है, जिसमें से 26.7 जो है वो डोमेस्टिक के लिए है और 7.3 एक्सपोर्ट के लिए है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो बच रहा है 1 अक्टूबर को वो 8.5 है, और इस वजह से प्राइस हमेशा अच्छे रहेंगे। एक बात, जो फेस्टिवल की डिमांड अच्छी रहेगी, पर जो प्राइसिंग है वो इट इज लिंक्ड विथ इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती जाती है तो डोमेस्टिक मार्केट भी उसके साथ पेरिटी में चलती है, और उस हिसाब से देखे तो वैसे तो क्या है कि 40-45 रुपया किलो में कोई फूड ग्रेन मिलता नहीं है, जो कि जबकि सिर्फ शुगर मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि ये शुगर का जो ये महीना है उसमें कंजप्शन सबसे हाईएस्ट होगा। उसकी वजह 2 है। एक तो ये है कि नवरात्रि अभी चालू है, दशहरा अभी आ रहा है, और 4 तारीख को दिवाली है। अगर 4 तारीख की दिवाली की परचेस के लिए कोई चीनी 4 तारीख को लेने नहीं जाएगा, वो ये महीने में ही लेगा। तो ये अक्टूबर 2021 विल हैव हाईएस्ट सप्लाई, और वो देखते हुए गवर्नमेंट ने भी कोटा अच्छा दिया हुआ है 24.5, और सितंबर को एक्सटेंशन दिया हुआ है, उसमें से भी 1.5 समझो तो 26 लाख टन की उपलब्धि है। तो प्राइसिंग डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो मैच हो जाएगी, पर डिमांड भी अच्छी रहेगी, और नथिंग सरप्राइज 26 लाख टन का जो है ये डिस्पैचेस ये महीने में हो जाए। चीनी की मार्केट आगे भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आगे जैसे भी वर्ल्ड में एक थंब रूल जैसा ही है कि 1 साल का प्रोडक्शन नीचे आता है तो दूसरा साल का ऊपर नहीं जाता है, या सेम रहेगा या नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से ब्राजील अगले साल भी थोड़ा कोई ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी ऐसी उम्मीद कम है। इससे इंडिया को बेनिफिट ही है, और हो सकता है कि अक्टूबर 2022 में हमारे पास रिक्वायर्ड 6 या 6.5 मिलियन टन ही स्टॉक बचेगा। तो यानी डेफिसिट जो है शुगर का वो बढ़ सकता है। और जैसे कि आपने कहा प्रफुल्ल जी कि डिमांड स्ट्रांग है और फेस्टिव डिमांड का भी फायदा मिलेगा। बहुत संक्षेप में आपने ये बात तो क्लियरली मेंशन की, और ये फैक्ट भी है कि डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं शुगर के वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ पैरिटी में चलते हैं। बट मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए जहां पर डिमांड सप्लाई में 60 लाख टन तक का अंतर देखने को मिल रहा है, प्राइसेस में कितना अपमूव या फिर क्या ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंटरनेशनल प्राइसिंग में जो 20.20 के आसपास मार्केट बंद हुई थी, वो ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 22 सेंट्स पे जा सकती है, तो समझ लो एक 10%। और जो यहाँ पे महाराष्ट्र में एक्स मिल प्राइस जो 3400 के आसपास चल रहे हैं, वो ऊपर में 3600 चल सकते हैं। पर हमेशा याद रखना चाहिए कि डोमेस्टिक प्राइस are monitored by government of India with release mechanism. So अगर कोई प्राइस गवर्नमेंट को कोई स्टेज पे ठीक नहीं लग रही है कि एक्सपोर्ट में भले
ऊपर के प्राइस में जावे, पर डोमेस्टिक अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो गवर्नमेंट कभी भी एडिशनल कोटा देके कर सकती है, जो उन्होंने सितंबर में 2.5 लाख टन का एडिशनल कोटा देके किया था। तो मुझे ये पर्सनली लगा है कि डोमेस्टिक प्राइस यहीं पे रहेंगे, इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कोर्स वो ब्राजील और थाईलैंड और जो कॉम्पिटिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसके साथ उसके ऊपर डिपेंड करेगी और वो फर्म ही रहेगी, ऐसा मेरा ध्यान है। तो यहाँ पर और इन स्तरों से इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो 5 से 10% बढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि उत्पादन कम है और डिमांड बेहतर यहाँ से दिख रही है चीनी की और भी। शुक्रिया प्रफुल्ल जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। शुगर पर एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो फोकस रहेगा नॉन एग्री कमोडिटीज पर। बताएंगे आपको स्ट्रैटेजीज कुणाल और जतिन दोनों की। जल्द वापस आते हैं।